नमस्कार। जरा सोचिए, हिंदू कुश के ऊंचे पत्थरीले इलाके, यहाँ एक ऐसा संघर्ष हुआ जिसने सच पूछिए तो इतिहास का रुख ही बदल दिया। तो आज हम उसी तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध की कहानी में गहराई से उतरेंगे। ये सवाल हैरान कर देने वाला है ना? आखिर कैसे कैसे 1919 में सिर्फ एक महीना चला एक युद्ध दुनिया के सबसे बड़े सबसे ताकतवर साम्राज्य यानी ब्रिटिश एम्पायर के अंत की शुरुआत का संकेत दे सकता है? इसी सवाल का जवाब इसी कहानी में छिपा है। तो इस युद्ध को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा। उस वक्त के दुनिया में चलते हैं, एक ऐसी दुनिया जो अभी अभी एक भयानक विश्व युद्ध से बाहर निकली ही थी। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, एक तनावपूर्ण सरहद। साल था 1919। पहला विश्व युद्ध अभी खत्म हुआ था। ब्रिटिश एम्पायर जीता तो जरूर, पर इस जीत की कीमत बहुत बहुत भारी थी। सोचिए, आर्थिक तौर पर, सैनिक तौर पर साम्राज्य पूरी तरह से थक चुका था। कहते थे ना, द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। वेल, उस वक्त सूरज तो था, लेकिन उसकी रोशनी अब धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। ब्रिटेन और अफगानिस्तान के रिश्तों का इतिहास खून और धोखे से लिखा गया था। 1919 तक ये लोग पहले ही दो बड़े भयानक युद्ध लड़ चुके थे। तो जो शांति थी सीमा पर, वो बस नाम की थी, एकदम नाजुक, ऐसी कि कभी भी टूट सकती थी। अच्छा, अब अफगानिस्तान की लोकेशन देखिए। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी और यही सबसे बड़ी कमजोरी भी। क्यों? क्योंकि ये ठीक बीच में फंसा हुआ था। एक तरफ ब्रिटिश इंडिया तो दूसरी तरफ फैलता हुआ रशियन साम्राज्य। तो ब्रिटेन के लिए अफगानिस्तान एक बफर स्टेट था, मतलब एक ढाल जो उन्हें रशिया से सीधी टक्कर से बचाती थी। उस ग्रेट गेम के दौर में इस ढाल पर कब्जा रखना ब्रिटेन के लिए सब कुछ था। और बस इसी माहौल में एंट्री होती है एक नए खिलाड़ी की। एक नौजवान, जोश से भरा हुआ शासक। नाम था अमीर अमनुल्लाह खान। उनकी आंखों में एक अलग ही सपना पल रहा था, एक पूरी तरह से आज़ाद, एक मॉडर्न अफगानिस्तान का सपना। ऐसा अफगानिस्तान जो किसी भी विदेशी ताकत के सामने सर न झुकाए। तो देखिए, माहौल एकदम तनाव भरा था। बारूद का ढेर तैयार था, बस एक चिंगारी की कमी थी, और वो चिंगारी लगने ही वाली थी। आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, युद्ध की चिंगारी। और वो चिंगारी, वो आई अमनुल्लाह खान के शब्दों से। उन्होंने कोई घुमा फिरा कर बात नहीं की, कोई डिप्लोमेसी नहीं, सीधा सीधा भारत के वाइसरॉय को एक पैगाम भेजा। एक ऐसा पैगाम जिसने लंदन तक भूचाल ला दिया। उन्होंने कहा, मैंने खुद को और अपने देश को आंतरिक और बाहरी रूप से पूरी तरह से आज़ाद, स्वायत्त और स्वतंत्र घोषित कर दिया है। ये तो सीधे सीधे ऐलाने जंग था। और बस अब बातों का वक्त खत्म, एक्शन शुरू। इस ऐलान के ठीक बाद अफगान फौजों ने उस कंट्रोवर्शियल डुरंड लाइन को पार कर लिया और ब्रिटिश इंडिया में घुस गईं। ब्रिटेन ने अल्टीमेटम दिया, एक आखिरी चेतावनी, पर अमनुल्लाह खान पीछे हटने वालों में से नहीं थे। अब युद्ध को कोई नहीं टाल सकता था। और इसी के साथ हिंदू कुश की पहाड़ियां एक बार फिर गोलियों की आवाज से गूंज उठी। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने तीसरे हिस्से पर, कुश में टकराव। पता है, ये एक अजीब सा युद्ध था। एक तरफ थी पथरीले दर्रों में लड़ी जाने वाली पुरानी गरेला जंग, और दूसरी तरफ थी 20वीं सेंचुरी की बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी। सच कहूं तो ये बिल्कुल डेविड और गोलायत जैसी लड़ाई थी। सोचिए, एक तरफ थे अफगान कबायली, जिनके लिए हर पहाड़ एक किला था और हर घाटी एक घात लगाने की जगह, और दूसरी तरफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी। वर्ल्ड वॉर 1 से थकी हुई जरूर थी, लेकिन उनके पास मशीन गन, तोप, मतलब मौत बरसाने वाले हथियार थे। लेकिन ब्रिटेन के पास एक ट्रम्प कार्ड था, एक ऐसा हथियार जिसका अफगानों के पास कोई जवाब ही नहीं था। ये ताकत जमीन से नहीं, आसमान से आने वाली थी। पहली बार उस पूरे इलाके ने रॉयल एयरफोर्स की गरज सुनी। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था, पर उतना ही डरावना भी। हिस्ट्री में पहली बार अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर आसमान से बम गिराए गए। अब सोचिए, लड़ाई अब सिर्फ सरहदों तक नहीं रह गई थी, ये आग अब सीधे अमीर के महल के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। ये एक साइकोलॉजिकल अटैक था जिसने युद्ध का रुख ही बदल कर रख दिया। इन हवाई हमलों ने अमानुल्लाह खां को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। युद्ध 1 महीने से भी कम चला। लेकिन, और यहाँ कहानी में ट्विस्ट है, इस छोटे से युद्ध का जो नतीजा निकला वो बहुत बड़ा और सच में हैरान करने वाला था।
आते हैं हमारे चौथे हिस्से पर, एक असहज शांति। रावलपिंडी में जो ट्रीटी साइन हुई ना, उसने सबको चौंका दिया। मतलब बैटलफील्ड पर हारने के बाद भी निगोसिएशन टेबल पर अफगानिस्तान जीत गया। उन्हें आखिरकार वो मिल ही गया जो वो चाहते थे, अपनी फॉरेन पॉलिसी पर पूरा कंट्रोल। हाँ, इसके बदले में ब्रिटेन ने फाइनेंशियल हेल्प रोक दी और एक और चीज मनवा ली, दुर्रंत लाइन को परमानेंट बॉर्डर बना दिया। और ये एक ऐसी चीज है जिसका असर हम आज तक देखते हैं। तो सवाल वही है, 1 महीने का युद्ध और सदियों तक उसकी छाप, आखिर कैसे? चलिए देखते हैं इस युद्ध की इस लंबी और गहरी परछाई को। अब हम अपने आखिरी हिस्से में हैं, युद्ध की लंबी छाया। इस युद्ध के जो असर हुए वो बहुत दूर तक गए। पहली बार दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि ब्रिटिश एम्पायर को हराया जा सकता है, कि वो इनविंसिबल नहीं है। ये उस विशाल साम्राज्य के पतन की, समझिए, पहली दरार थी। अफगानिस्तान के लिए तो ये उनकी आज़ादी का जश्न था, जिसे वो आज भी हर साल 19 अगस्त को मनाते हैं। लेकिन इस आज़ादी की एक कीमत चुकानी पड़ी, ड्यूरांड लाइन। एक ऐसी लकीर जिसने परिवारों को, कबीलों को बीच से काट दिया, और जो आज तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक न मिटने वाला जख्म है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचने वाली बात है, अफगानिस्तान ने अपनी आज़ादी तो हासिल कर ली, पर इसके साथ उन्हें विरासत में मिली एक ऐसी सीमा जो आज तक संघर्ष की जड़ बनी हुई है। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कभी-कभी शांति की असली कीमत आखिर होती क्या है।